Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will again continue the story Ranga's Marriage. I shall take its fourth part today. Now before starting the fourth part, let us recall the previous lecture. In the previous lecture, we have seen some characters of Rangappa and the person who is talking to him is trying to ask Rangappa that whether he would like to marry or not, because now he is at the age of marrying. पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने देखा कि रंगा जो बाहर अपने गांव वैशाली से पढ़ने गया था बेंगलोर, वो वापस लौट करके आ गया है और उससे लोग मिलने आते हैं, उसे देखने आते हैं और अब उसके विवाह की उम्र हो गई है, तो इसलिए लेखक उससे उसके विवाह के बारे में भी चर्चा करते हैं. अब इसके आगे कंटिन्यू किया जाए. I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25, I am told. They will be able to talk lovingly to each other. Let us say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides, is there? What would have happened to Kalidasa's play? If one gets married, it should be to a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That is why I am not marrying now. Is there any other reason? A man should marry a girl he admires. What we have now are arranged marriages. How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? One a neem fruit, the other a bitter gourd. Exactly, Ranga said, laughing. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. अब इसका अनुवाद देखते हैं बच्चों. मुझे सही लड़की की ज़रूरत है. मुझे यानी रंगा कह रहे हैं कि मुझे सही लड़की चाहिए. अब सही लड़की कौन सी होती है? मैं एक अफसर को जानता हूँ जिसने केवल 6 माह पूर्व ही विवाह किया था. वह स्वयं 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी 25 वर्ष की. वे एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें कर सकते हैं. मान लो मैं एक बहुत छोटी लड़की से विवाह कर लेता हूँ. वह शायद प्यार से बोले, मेरे शब्दों को क्रोधावेश में बोले वचन समझ ले. यानी रंगा का ये मानना है कि पति और पत्नी के बीच में उम्र का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तभी वो जोड़ी ठीक तरह से रह सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं. पिछले दिनों बेंगलोर के एक नाट्य मंडली ने शकुंतला नाटक का मंचन किया. यदि शकुंतला छोटी होती तो दुष्यंत कभी उससे प्यार नहीं करता. इतनी छोटी
जैसी कि आज की पत्नियां होती हैं। तो फिर कालिदास के नाटक की रचना कैसे होती? यदि कोई व्यक्ति विवाह करे तो ऐसी लड़की से जो परिपक्व हो। तो रंगा का अर्थ ये था कि यदि किसी व्यक्ति को विवाह करना है तो एक मैच्योर या परिपक्व यानी समझदार लड़की से विवाह करना चाहिए, अथवा कुंवारा ही रहना ठीक रहेगा। इसी कारण मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता। तो उन्होंने ये भी व्यक्त किया रंगा ने कि मुझे अभी तक कोई परिपक्व लड़की नहीं मिल रही है, इसीलिए मैं विवाह अभी नहीं करना चाहता। क्या कोई अन्य कारण भी है? लेखक ने पूछा रंगा से, क्या और कोई वजह भी है विवाह न करने की? लड़का उसी से विवाह करे जिसे वह पसंद करता है। आजकल तो आयोजित विवाह का चलन है। भला ऐसी लड़की की हम किस प्रकार सराहना कर सकते हैं जिसके एक गाल पर दूध के धब्बे हों तथा दूसरे गाल पर गीलापन, अथवा वह इतनी छोटी हो कि वह अपना नाखून कुतरना भी नहीं जानती हो। एक तो नीम का फल तो दूसरा कड़वा कद्दू। बिल्कुल ठीक, रंगा हंसता हुआ बोला। मुझे दुख हुआ कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि अच्छा पति बनेगा, वह तो अविवाहित रहना चाहता है। कुछ समय तक और बातें करके रंगा चला गया। मैंने तभी सोच लिया कि मैं इसका विवाह कराकर दम लूँगा। Ramarau's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. Both her parents had died, and her uncle had brought her home. Ranga was just the boy for her, and she the most suitable bride for him. Since I was a frequent visitor to Ramarau's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name, Ratna. It was. The very next morning, I went to their house and told Ramarau's wife, I shall send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. रामाराव की भांजी 11 वर्ष की लड़की उसके पास रहने आ गई। वह एक बड़े नगर से आई थी, इसलिए वह वीणा तथा हारमोनियम बजाना जानती थी। उसका स्वर भी मधुर था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसके अंकल उसे अपने घर ले आए थे। रंगा उसके लिए सही वर है और लड़की उसके लिए सर्वथा उपयुक्त पत्नी। चूँकि मैं रामाराव के घर अक्सर आता जाता रहता था, लड़की मेरे साथ खुलकर बातें करने लगी थी। मैं उसका नाम बताना तो भूल ही गया। उसका नाम था रत्ना। अगली प्रातः ही मैं उसके घर गया तथा रामाराव की पत्नी को बताया, मैं कुछ छाछ आपके लिए भेजूंगा, रत्ना से कहना कि आकर ले जाए। Ratna came. It was a Friday, so she was wearing a grand sari. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. I sent for Ranga. While she was singing the song, Krishnamurti, in front of my eyes, Ranga reached the door. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. Carefully, he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and, seeing a stranger there, abruptly stopped. Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring its
peel before biting into the juicy flesh. You don't want to waste any part of it before you take another bite. The fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. You sent for me? He asked as he came in and sat on a chair. अब क्योंकि लेखक ने रत्ना की मामी से कहा था कि रत्ना को किसी दिन मेरे घर भेज देना, मैं आपके लिए छाछ भेजूंगा, तो रत्ना को उसकी मामी ने शुक्रवार को लेखक के घर भेजा। रत्ना आ गई। शुक्रवार का दिन था, इसलिए उसने एक सुंदर साड़ी पहन रखी थी। मैंने उसे अपने कमरे में बिठा दिया और उससे अनुरोध किया कि एक गाना गाए। मैंने रंगा को बुलवा लिया। जब रत्ना गा रही थी, कृष्णमूर्ति मेरे आँखों के सामने रंगा द्वार पर आ गया। वह दहलीज पर ही रुक गया। वह नहीं चाहता था कि गायन रुक जाए, पर वह गायक को देखने को आतुर था। सावधानी पूर्वक उसने अंदर झांका। कमरे में आते प्रकाश में बाधा पड़ गई। रत्ना ने दृष्टि ऊपर उठाई तथा एक अजनबी को खड़े देखा। तुरंत उसने गायन बंद कर दिया। मान लो आप सर्वोत्तम किस्म के आम खरीद लाते हैं। आप उसे धीरे धीरे खाते हैं। पहले उसके छिलके का रसास्वादन करते हैं, फिर उसके रसदार गूदे का। आप उसका कोई भी भाग नष्ट नहीं करना चाहते। दूसरी बार चूसने से पहले वह फल आपके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। आपको कैसा लगता है? रंगा के चेहरे पर भी वैसी ही निराशा दिखाई दी जब गायन रुक गया। क्या आपने मुझे बुलवाया था? कमरे में प्रवेश करते हुए ही उसने मुझसे पूछा तथा कुर्सी पर बैठ गया। अब देखिए, इस स्टैंजा में ये पता चल रहा है कि रंगा को रत्ना द्वारा गाया हुआ गीत कितना अच्छा लग रहा था और वो नहीं चाहता था कि उस गीत को गाने में किसी प्रकार की बाधा हो, परंतु वो उसका चेहरा देखने के लिए व्याकुल था। तो उसने प्रयास किया, लेकिन सावधानी पूर्वक अंदर झांकने का प्रयास किया कमरे के, परंतु बाहर से आते हुए प्रकाश में बाधा पड़ी। तो रत्ना को समझ में आ गया कि कोई बाहर दरवाजे पर खड़ा है। रत्ना ने जैसे ही आंख उठाकर देखा तो उसे एक अजनबी दिखाई पड़ा, तो इसलिए उसने तुरंत ही गाना बंद कर दिया। अब ये सारी जो प्रक्रिया हुई, ठीक उसी प्रकार से हुई जैसे आप यदि कोई बहुत अच्छा आम का फल खरीद के लाते हैं, फिर उसको बड़े प्यार से धीरे धीरे छील कर खाते हैं, और यानी पूरे मन से आप उसको खा रहे हैं क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और जब दूसरी बार उसको आप खाना चाहते हैं तो वो आपके हाथ से फिसल कर ज़मीन पर गिर जाए तो आपको बुरा लगता है ना, निराशा होती है। बिल्कुल वैसी ही निराशा रंगा के चेहरे पर दिखाई पड़ी जब रत्ना का गाना रुक गया। इससे ये पता चलता है कि रंगा को रत्ना का गाना बहुत अच्छा या बहुत मधुर लग रहा था। जब गाना रुक गया तो रंगा ने लेखक से पूछा कि आपने मुझे बुलवाया था, और कमरे में प्रवेश करके वो एक कुर्सी पर बैठ गया। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे आगे की कहानी। सो
Thank you.